लेकर पश्चिम रवशत करें। हम बात कर रहे थे कि आज़ादी का दिन जो है वो बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में जो है खुशियाँ नज़र आती हैं। ये तमाम मुल्क में खुशियाँ नज़र आती हैं कि जिस मकसद के लिए जो विज़न था आज़ादी का, क्या वो बरकरार रखा गया है, क्या आवाम को जो इख्तियारात हैं वो दिया गया है, क्या जमहूरी निज़ाम हमें वो उस तरह नज़र आता है जिसका तसव्वुर उस दौर में था। इन तमाम पहलू उस पर बात करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट एक्स जनरल सेक्रेटरी मलीर बार जनाब रियाज भट्टी साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर हम जो है पूरा मुल्क हम देखें कि 14 अगस्त की खुशियां बड़े जोश व खरोश से मना रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उस दौर को अगर सोचा जाए कि 14 अगस्त 1947 को जिस तरह जानों का नजराना पेश करके ये मुल्क हमने हासिल किया, क्या वो विजन आज भी बरकरार है, आप समझते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत चैनल की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे लाइन पे लिया और उसके साथ साथ मेरा व्यू लिया। बात यह है कि 1947 और अब आज ने 2025 को देखें तो ये जो 78 साल का सफर है, ये सफर में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। जो हमारे जो आइडियाज थे और आइडियल था वो उस तरतीब के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं रह सका। जो हमारी पाकिस्तान बनने का जो नजरिया था वो नजरिया उस हिसाब से कायम दायम नहीं रहा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, बल्कि रिकॉर्डेड बात है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीइंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जब यहाँ पर उन्होंने आए पाकिस्तान में और आके उन्होंने उसकी जो पहली स्पीच थी, उस स्पीच के मैं चंद जुमले में आपके सामने गोशगुजार करूंगा जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है ये सबके लिए है एंड ऑल आर इक्वल। असल में उन्होंने ये बता दिया कि आप मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं या कहीं और किसी वर्शिप की जगह के ऊपर जाएं तो आप आजाद हैं, आजादी के साथ रह सकते हैं। उन्होंने असल में वो चीज दोहराई जो लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट था, जिसको हम खुतबा हिज्जतुल विदा को उन्होंने दोहराया तकरीबन कि हम आज़ाद मुल्क में आए हैं, आज़ादी के साथ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बाई पैसेज ऑफ टाइम हमारी इस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुआ। आज भी अगर अब आप देख सकते हैं, देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरीके से नहीं अप्लाई हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए, और ये बड़ी एक सैड सिचुएशन है। जी सर, लेकिन वही बात आ जाती है जो नज़रिया उस वक्त पेश किया गया, वही पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताया कि हर शहरी का एक हक है, हुकूक है, जिसको आज़ादी का हक दिया जाएगा कि वो रह सकता है, बोल सकता है, अपने हुकूक की बात कर सकता है। इसी तरह से हम अगर 73 के आइन को देखें, उसने भी ये तमाम हुकूक दिए हैं। उसके बाद अगर हम आइन की बात करते हैं, उसमें 18वीं तरमीम ने तमाम सूबों को खुद मुख्तारी भी दी हुई है। तो आज हम एक छोटा सा पॉइंट इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम अगर देखें तो यहाँ पे तमाम सूबों ने मिलकर जो मुल्क बनाया है उसमें फिर सूबों को इक्वल क्यों नहीं देखा जाता, बलूचिस्तान को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? हाँ, आपने बड़ी अहम बात की। मैंने वही कहा कि देखें जिस तरीके से हमारा कलामुल्लाह शरीफ है वो हमें रास्ता देता है कि हमें बीइंग अ मुस्लिम कैसे चलना चाहिए। इसी तरीके से हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए वो किताब है, वो आइन की किताब है जो हमें हमारे जो लिमिट्स हैं, जो हमें रास्ते हैं वो बताते हैं, और उसमें हमारे सूबाई, हमारे शहरी और हमारे तमाम किस्म के जो हमारे हकूक हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं फिर वो कहूँगा कि यहाँ पर हम अपनी परवरी और हम अपनी फौकियत जमाने के लिए हम उस तरीके से नहीं अमल पैरा करवा रहे, और उसका मैं समझता हूँ सबसे जो बड़ा फ्लॉ है, जो सबसे बड़ा मसला बन रहा है, वो हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारी अदलिया है, उसका आजाद ना होना। मैं नहीं समझ रहा कि हमारी जो जुडिशरी है वो आजाद है उस तरीके से जिस तरह होनी चाहिए अब, और आजादी के साथ फैसले करने चाहिए। बदकिस्मती से ऐसे लग रहा है ये हाईजैक्ड है। जी तो सर, अगर जुडिशरी भी आज़ाद नहीं है, अवाम भी आज़ाद नहीं है,
कोई भी आज़ाद नहीं, सूबों को खुद मुख्तारी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए की गई हैं या इन पे अमल दरामद भी कभी होगा? अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं, अब ये अमेंडमेंट्स भी मैं समझ रहा हूँ कि अपनी अपनी, वो कहते हैं ना कि अपने आप को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, हमारे इदारों को मजबूत करने के लिए नहीं है। खासकर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है। जुडिशरी ना ही किसी की बी टीम है और ना ही किसी के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हम अमेंडमेंट्स के जरिए जुडिशरी को कंट्रोल बना रहे हैं और कंट्रोल्ड होने के नाते नुकसान ये हो रहा है कि जुडिशरी को जो फैसले ओपनली करने चाहिए, इंडिपेंडेंटली करने चाहिए, बदकिस्मती से वो उसमें रुकावट आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, जिसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों तक उस तरह के नहीं पहुंच रहे जो होने चाहिए। लॉ मौजूद हैं, मैं फिर कहता हूँ, लॉज मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है? अब आप गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट उन लॉज को कहाँ लेके जा रही है? लोग अदालतों में आते हैं, अदालतों में जो हालात हैं वो आपके सामने। अदालतों को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, अदालतों को इस मामले को देखना जरूरी है और वो जो अपने फैसले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का लाजिम होना बहुत लाजिम है। जी, लेकिन सर इसके लिए देखिए आवाज़ भी आपने काफ़ी उठाई, वकला जो है वकीलों ने मुल्क को देखे बनाने में भी एक शऊर जो रखा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो खुद भी वकील, फिर उसके बाद जो आइन जिन्होंने दिया, इतना प्रॉपर इतना बेहतरीन आइन, वो भी एक वकील। तो आप नहीं समझते कि फिर क्या मतलब करना चाहिए, कि दोबारा से आगे बढ़ के इस पर अमल दरामद कराना चाहिए कि जुडिशरी को आज़ाद होना चाहिए, जैसे एक बार एक मूवमेंट चली वो मूवमेंट दोबारा चलनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है और हालात इस टाइप के आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे पीछे कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क में अमन भी नहीं चाह रही और हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए वो लगी हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन जाए, वो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जो अल्लाह पाक ने नेमतें बख्शी हैं वो कि दुनिया में मैं समझ रहा हूँ कहीं पर नहीं है। अब हमें जो जिस तरीके से हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है, बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी ममालिक हैं जो चाहते हैं कि हमें डिवाइड रखा जाए, डिवाइड होंगे तो हम पर रूल कर पाएंगे। इसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि वकला के अंदर भी धड़े बना दिए जाए। इसी तरीके से चाह रहे हैं कि हमारी कौम जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए, मुख्तलिफ तंजीमों में, मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ जो है मजहबी जमातों में, लिसानी जमातों में, जिसकी वजह से क्या है हमें लड़ाकर वो अपने मोटिव्स हासिल करना चाह रहे हैं। जबकि हमें सोचना चाहिए कि हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारा आइन एक है, हमारा कुरान एक है, हम एक नबी के मानने वाले हैं, तो हमें हमारे लिए गाइडलाइन मौजूद है। द थिंग इज टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड, द थिंग इज टू फॉलो इट। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस पे अमल करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम किसी की बी टीम ना बने, हम किसी की कॉन्स्पिरेसी में नहीं आए, साजिश में नहीं आए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जो वक्त की जरूरत है। जी सर, लास्ट में सिर्फ ये पूछूंगी कि अभी हम देखें कि हर जगह पे जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है। 14 अगस्त का दिन बड़ी अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरे मुल्क में मुहब्बे वतन लोग रहते हैं जो कि इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखें कि दहशतगर्दी पूरे मुल्क में मौजूद है, लेकिन वो कंडीशन, वो सलूक नहीं है। अगर KPK में भी दहशतगर्दी है, सिंध में भी हम देखे हैं, पंजाब में भी है, लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी कहकर और पूरे मुल्क का नेटवर्क इन हालात में बंद कर देना। अब आप समझें कि जो एक मामूली स्टूडेंट होगा वो किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन ले सकेगा, या आम आवाम को इससे कितनी तकलीफ होगी। तो आप समझते हैं ये हुकूमत का अमल बिल्कुल ठीक है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहले जश्न आज़ादी की आपने बात की, तो हमें फख्र होना चाहिए अपनी कौम पर, हमें फख्र होना चाहिए अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, और हमें कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए जो कुर्बानियां हमारी कौम ने दी हैं, हमारी अफवाज ने दी हैं। ताली दोनों हाथों से बजती हैं। कोई कौम सिर्फ फौज से तरक्की नहीं करती, हर कौम की तरक्की में उसकी जो अवाम है उसका रोल बड़ा अहम होता है। आप देखें, ये जो जंग थी इंडिया के खिलाफ, उसमें हमारी अवाम यूनाइट हुई, एक साथ चली और हमें कामयाबी मिली। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान की आपने बात की, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान हमारी शहरग है। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में जो मादनियात हैं वो हमारे एसेट्स हैं। बलूचिस्तान के जो लोग हैं
नो डाउट वो बड़े सिंसियर और सेक्रीफाइसिंग है, तारीख हम पढ़ लें, लेकिन बदकिस्मती से मैंने कहा ना कि ये मिस हैंडल किया जा रहा है और गवर्नमेंट इस बात को नहीं देख रही कि यहाँ जो कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, उसने इस तरह के हालात पैदा करवाए जा रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस बात का जो हल निकालना चाहिए मेरे ख्याल में वो नहीं निकाल रही, बल्कि गवर्नमेंट पता चला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको स्लब करने में लगी हुई है कि जी वहाँ पता चला कि नेटवर्क बंद कर दिया जाए, कहीं पता चला कि आप जो नोगो एरिया बना दें, कहीं कुछ और बना दें। ये हल नहीं है। हल ये है कि उन लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए आप आगे बढ़ें। स्टेट से बढ़ के और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट हमेशा माँ का रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट हमेशा माँ होती है, रियासत हमेशा माँ होती है और रियासत की जिम्मेदारी है इन चीजों को मैनेज करे। और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, मैं नहीं समझ रहा कि इसमें कोई मुश्किल है, आसानी से हल हो सकते हैं। सिर्फ क्या होता है उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए और हम सिर्फ ये कह के डाल दें कि नहीं जी यहाँ दहशतगर्द मौजूद है और यहाँ मौजूद है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएं और गवर्नमेंट जो है उन लोगों को, बलूचिस्तान को अपने करीब करे। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हम हासिल कर सकेंगे और बलूचिस्तान हमारी तरक्की का एक बहुत बड़ा सूबा है और हम कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं, तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे मौजूद थे सीनियर एडवोकेट एक्स जनरल सेक्रेटरी मलीर बार जनाब एडवोकेट रियाज भट्टी साहब। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, तफसीलात हमें बताई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अभी हमने बात की तमाम पहलू पे कि हमने देखा कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जो ख्वाब था कि अवाम को इख्तियारात दिए जाएंगे, हर शहरी को हक दिया जाएगा बोलने का, उसको रहने का, उसको अपनी बात कहने का, वो तमाम हुकूक की बुनियाद पे मुल्क बनाया गया, कुर्बानियाँ दी गई इतनी बड़ी बड़ी। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे चल के जो 1973 का जो आइन बनाया गया उसमें भी फंडामेंटल राइट्स पे बड़ी बातें की गई कि इनको कभी भी किसी तरह से वायलेट नहीं करने दिया जाएगा। इसके बाद सूबों को खुद मुख्तारियाँ जो दी गई कि हर शहरी जो पाकिस्तान में रहने वाला है उसके इक्वल राइट्स होंगे, हर सूबे को उसका हक दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन भी हम देखते हैं कि ऐसे सूबे हमारे सामने मौजूद हैं जिनको जो है वो महरूमी का शिकार है। आखिर क्यों उनको बराबरी नहीं दी जा रही। एक मुल्क जो है वो माँ का रोल प्ले करती है, हुकूमत जो है वो माँ की तरह होती है, तो माँ को चाहिए कि अपने तमाम बच्चों को एक साथ देखे, एक नज़र से देखे। लेकिन हर बच्चे की तरफ अलग अलग देखना ये किस चीज़ की निशानदेही करता है? क्या सोच रखी जाती है कि किसी कमज़ोर बच्चे को मजीद कमज़ोर किया जाए या उसके सर पे हाथ रखकर उसको ताकतवर बनाया जाए ताकि वो शाना बशाना खड़ा हो सके। यही हाल हम देख रहे हैं कि रियासत की तरफ से यहाँ किया जा रहा है। जो सूबे कमज़ोर है उनको मजीद कमज़ोर किया जा रहा है, उनसे ना बात की जा रही है, ना उनकी सुनी जा रही है, ना उनकी परेशानियों को दूर किया जा रहा है, बल्कि मजीद उनको परेशानियों में ही डाला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात अभी तक समझ से बालातर है। लेकिन अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।